नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक बम्पर वैकेंसी आई हुई है, जो कि प्रयोगशाला सहायक यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद पर इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। जिसका आप बाकी का जो डिटेल है, कब से का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसकी क्या योग्यता है, ये तो सारी डिटेल हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए, वो जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, हम उस नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सारा डिटेल हम प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो नोटिफिकेशन है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन करने का जो दिनांक है वो 15/5/2025 से 14/6/2025 तक आपका यह आवेदन किया जाएगा। और इसमें इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख पा रहे हैं, bssc.bihar.gov.in है। और आपका ये विज्ञापन संख्या 4/2025 है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका जो ये पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक, जिसको लेबोरेटरी असिस्टेंट आप कहते हैं। दूसरा, आपका इसमें वेतनमान उनके पूरी सैलरी है वो स्तर, आपका वेतन स्तर 4 है। और आपकी जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड या किसी विश्वविद्यालय से आप इंटरमीडिएट विज्ञान से किए हुए हों, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें अधियाची विभाग द्वारा कुल 143 रिक्तियाँ यहाँ उपलब्ध कराई गई है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोटिवार यहाँ पे वो रिक्तियाँ हैं। तो अनारक्षित के लिए 56 और अनुसूचित के लिए 22 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा के लिए 27 और पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और पिछड़े वर्ग की जो महिला हैं उनके लिए 5। और इन सारे कैटेगरीज में महिलाओं के लिए अलग से 35% सीट आरक्षित किए हुए हैं। जैसे 56 में से 35%, 20, इधर 22 में से 8, कुछ इस प्रकार से। यानी कि आपके पास यहाँ कुल 143 पद हैं, जिसमें से 3 पद आपका स्वतंत्रता सेनानी वाले का भी है और कुछ दिव्यांग के लिए भी है, टोटल 6 पद। तो ये कुल मिलाकर आपका 143 पद है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि दिव्यांगता की जो प्रकृति है वो इस प्रकार से दर्शाई गई है, यानी कि जो इसमें नंबरिंग किया हुआ है ना, 4 VI, 6 DD। VI मीन्स हो गया तुम्हारा आपका कि दृष्टि दिव्यांग, DD हो गया आपका मुख बाधिर और मुख बाधिर भी दिव्यांग, OH आपका चलन दिव्यांग, MD हो गया मनोविकार विज्ञान। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि VI के लिए 1 पोस्ट, DD के लिए 2 पोस्ट, OH के लिए 2 पोस्ट और आपके MD जो है इनकी मनोविकार उनके लिए 1 पोस्ट। तो ये उपयुक्त में से जो भी रिक्तियाँ आप देख पा रहे हैं वो औपबंधिक हैं, जो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें आपकी उम्र सीमा क्या रहने वाली है और कब से आपका उम्र सीमा इसमें से काउंट किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों की जो उम्र सीमा है वो 1/8/2024 के आधार पर गणना की जाएगी। यानी कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार आपकी जो उम्र सीमा वो निर्धारित की जाएगी। यानी कि आपकी उम्र सीमा सभी कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वो कुछ इस प्रकार है। जो अनारक्षित हैं उनके लिए 37 वर्ष, जो पिछड़ा वर्ग के एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला हैं उनके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, जो अनारक्षित महिलाएं हैं उनके लिए भी 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो आपका 42 वर्ष है। सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको उपरोक्त कोटिवार की जो अधिकतम आयु दिया गया है ना, उसमें से उनको 10 वर्ष अधिक छूट दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको जो मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में जो आपका अंकित उम्मीदवार का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को मान दिया जाएगा। यानी कि आपके मैट्रिकुलेशन पे या फिर उसमें जो भी आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाएंगे ना, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा वो उसी को यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे दोस्तों बात ये किया जा रहा है कि आप जब इसका आवेदन करेंगे तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि
उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने वाले जो भी अभ्यर्थी हों, उनको अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य है। अन्यथा आपको फिर यहाँ से इसका जो बेनिफिट है वो यानी कि लाभ जो दिया जाएगा आरक्षण के तौर पे जाति वाइज यानी कैटेगरी वाइज, तो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप ये जब भी भरें सावधानीपूर्वक भरेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कैसी होने वाली है, उसकी नेचर क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होने वाला है। तो आपके इसमें परीक्षा की जो प्रकृति है वो वस्तुनिष्ठ है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन अगर प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, यानी कि आपका पीटी और मेंस 2 चरणों में आपका हो जाएगा अगर 40,000 से अधिक फॉर्म फिल होता है तो। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, अगर शिफ्ट का अगर नंबर शिफ्ट अगर ज़्यादा हो, ज़्यादा शिफ्ट में अगर परीक्षा हुआ तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अपनाते हुए आपकी ये प्रक्रिया आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा, अगर शिफ्ट अगर इसमें बढ़ गया तो। आगे दोस्तों कि प्रारंभिक जो परीक्षा है आपका वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से आपको कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का जो चयन है वो मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि पीटी एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उसमें आपका जो सिलेक्शन है ना, टोटल सीट के जितना भी सीट हुआ, अगर अप्रोक्स अगर मान लें कि 200 सीट है उसका 5 यानी कि आपको 1,000 कैंडिडेट का रिजल्ट मिलेगा PT1 के लिए, यानी कि मेंस में टोटल 1,000 स्टूडेंट बैठेंगे। ये बस एक गणना से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपको ये जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको 150 होगी, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और परीक्षा की आपकी जो अवधि है वो 2 घंटा की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो रहा हो हिंदी वाले में तो आप एक बार अंग्रेजी वाला जरूर चेक करेंगे। परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, जैसे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। इसमें आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है कि पीटी वाली जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपका सामान्य अध्ययन 35 प्रश्न, विज्ञान 75 प्रश्न, और आपकी जो रीजनिंग होने वाली है रीजनिंग आपका 40 प्रश्न का होने वाला है। ये आपका प्री का सिलेबस है, यानी कि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। अगला आपका है जैसे इसका जो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इनमें प्रश्नों का जो उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली कि जो सूक्ष्म अवलोकन तथा प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी से संबंधित ऐसे प्रश्न इसमें शामिल रहेंगे। फिर आपका है समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, ये आपका कुछ इस तरह का ये टॉपिक आपका इसमें शामिल रहेगा। जैसे फिर भारत और उनके पड़ोसी देश, वो आपका उससे संबंधित कुछ सवाल होंगे। आगे आपका है जिस इसमें आपका जो विज्ञान है, तो विज्ञान के जो प्रश्न है वो आपका इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। अगला आपका है मात्रात्मक योग्यता, यानी कि आपको जो रीजनिंग होगी उसमें आपका क्या क्या पूछने वाला है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं आपकी मात्रात्मक योग्यता में आपका यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि मैथ में आपका अविल अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत एवं अंक गणितीय संक्रिय, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, ये सारा आपका रहने वाला है। और रीजनिंग में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि समृद्धि, विभेद, अवलोकन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग में रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि मेधा सूची में
अगर समान प्राप्तांक होने की स्थिति में अगर किसी कैंडिडेट का, दो कैंडिडेट का अंक अगर समान हो गया, तो उस स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर जिनका उम्र अधिक होगा उनको मेधाक्रम में ऊपर रखा जाएगा। अगर समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होने की स्थिति में, यानी कि नंबर भी सेम हो गया और अब जन्म तिथि भी सेम है, तो उस अनुसार आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में आपको स्थान दिया जाएगा। तो इसमें आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है, जैसे कि जो अनारक्षित वर्ग से हैं उनको कम से कम 40%, पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 34%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग जो भी है सभी वर्ग के वो 32% आपके ये न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपके परीक्षा शुल्क का। तो ये देख पा रहे हैं कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 540 रुपये, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी की जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के समान है उनको 135 रुपये, जो श्रेणी यानी सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं जो सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135, अगर बिहार से बाहर है तो आपको जनरल वाला फी पे करना पड़ेगा। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं या पुरुष हो या महिला उनको 540 पे करना होगा। और ये जो शुल्क पे करेंगे आप, इसमें आप देख पा रहे हैं प्रक्रिया शुल्क यानी कि प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सर्विस टैक्स अभ्यर्थियों द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। यानी कि परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग इन माध्यमों से आप पे करेंगे। यानी कि आवेदन करने का आपको जो तिथि था वो 15/5/2025 से 14/6/2025 तक जमा किया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें है, निर्देश है कि किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की जो पात्रता का निर्धारण है वह आयोग द्वारा किया जाएगा। यह अंतिम होगा। यह उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जाएगा जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी कि जो भी फॉर्म फिल किए सबको एग्जाम में नहीं बैठने मिलेगा, मतलब जिनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वही बैठ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो पैरवी करने या कराने अथवा गलत अपूर्ण सूचना देने वाले या चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार से अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का अगर प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो अभ्यर्थी है जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे ना, इनके क्रम में आप हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन करके आप अपलोड करेंगे और इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि आपका इंटरनेट की वजह से या फिर बैंकिंग का सर्वर की वजह से अगर आपका कुछ भुगतान में कुछ समस्या हो जाती है तो इसलिए यहाँ पे देखिए साफ साफ कह रहा है कि इसके लिए ये आयोग जिम्मेवार नहीं होगा, उसके लिए आप अपने बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आपसे कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित तिथि तो आप देख चुके हैं, इससे संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके पास मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अस्थायी निवास यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो भी आपका होगा, जैसे ओबीसी वाले हैं उनके लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। अगर कोई फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती हैं उनको उनको ये इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास। कोई अगर दिव्यांग है उनको दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र होने चाहिए, तो ही जाकर के ये फॉर्म फिल करें, ताकि फिल करते समय आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अगर आपको फॉर्म फिल करने में अगर किसी तरह का कोई समस्या है, फॉर्म को कैसे फिल करें, तो आप हमारे चैनल सरकारी चैंपियन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तो आपको इससे संबंधित वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों और इस वैकेंसी से संबंधित और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
धन्यवाद।